हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग रिसोर्स ड्रॉबैक के बारे में जानने वाले। इससे पहले हम सब जाने थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो जितने भी भागों में बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ इक्वालिटी, सारे को हम डिस्कस कर चुके हैं एक अच्छे तरीके से। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले लेक्चर 1 को आप देख लें, इसके बाद लेक्चर 2 पे आएँ। तो लेक्चर ये 2 है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं रिसोर्स ड्रॉबैक के बारे में। तो हम किस प्रकार से रिसोर्स का ये ड्रॉबैक देख रहे हैं, तो हमारे क्या ये इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा यूजफुल रहेगा या नॉन यूजफुल रहेगा, ये सारे चीज़ों जानेंगे कि हम रिसोर्स को किस प्रकार से एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, इसको इनडिस्क्रिमिनेट यूज हम कैसे कर रहे हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है मेरा क्लाइमेट को या इन्वायरमेंट को। ये सारे वीडियो, इस वीडियो में हम ये सारे चीज़ को जानेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट हमारे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सस्टिफाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ जो इंडिविजुअल हैं जो अपने ग्रीड के चलते उस रिसोर्स को एक अलग तरीक़ा से यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 2 वर्ड में क्लियरिफाई होना चाहिए, ग्रीड और नीड। ग्रीड मने होता है लालच और नीड मने होता है ज़रूरत। और आपका ज़रूरत किस चीज़ का है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा भी एक चीज़ का ज़रूरत है आपको, है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन। लेकिन ग्रीड मने होता है लालच। एक लालच आदमी को क्या से क्या बना देता है, उसको एक अच्छा आदमी से बहुत ख़राब आदमी बना देता है। तो ये सब चीज़ों, जैसे कि उनके पास वो लालच करते कि मेरे पास घर है, तो घर तो एक कॉमन घर भी होता है, लेकिन वो करोड़ों का घर बनाते हैं। उससे ये होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें जो लोग हैं, इसमें 2 प्रकार से बढ़ जाता है, एक हैव और एक हैव नॉट। माने आप समझ सकते हैं, एक पुअर और रिच में डिवाइडेड हो जाता है मेरा सोसाइटी। तो हम जानते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा हो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सस्टिफाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। जो कुछ इंडिविजुअल हैं, मतलब जो सम इंडिविजुअल, माने कुछ इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं कि जो रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं अपने ग्रिड के चलते, अपने लालच के चलते। कहता सेकेंड नंबर एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड। कहता है कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, इसी के कारण क्या होता है कि जो सोसाइटी है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हैव और एक हैव नॉट। हैव और हैव नॉट कहने का मतलब ये हुआ कि एक रिच और पुअर सोसाइटी बढ़ जाता है। इससे ये होता है कि उनको एक बेहतर रिसोर्स नहीं मिल पाता। और जो थर्ड नंबर में है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैड टू लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। और इसी के कारण आप लोगों को ये सब चीज़ों देखना पड़ता। आप लोगों को मतलब ये नहीं कि हमको नहीं देखना पड़ता, जितने भी इस कंट्री में, मतलब पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं कि आप रिसोर्स को एक यूज कर रहे या इन्वायरमेंट को आप हानि पहुंचा रहे हैं, तो सिर्फ आपका, जितने भी हैं वर्ल्ड में उनके सारे के लिए ऐसा है। पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन में ये नहीं कि पॉल्यूशन सिर्फ आप ही तर है, ये पूरा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैल जाता है। इससे आपका नहीं, सिर्फ और भी लोगों का क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसी के कारण यहाँ पर इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ रहा है। इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर भी का डिप्लीशन हो रहा है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है और लैंड डिग्रेडेशन। जैसे कि हम एक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में एक ये भी पढ़े थे कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। इसमें क्या था, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स तो वो रिसोर्स होते हैं जिनको तो हम रिन्यूड और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं इनको हम रिप्रोड्यूस या रिन्यूड नहीं कर सकते फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोल है और पेट्रोलियम को हम खर्च कर दें, मतलब उसको जला दें, उसको बाद हम फिर पेट्रोलियम बना सकते नहीं। उसी प्रकार है कि जैसे कोल है, तो कोल को हम इंडस्ट्री में यूज कर ले तो उसको फिर से हम नहीं बना सकते। इसलिए इस सारे चीज़ों को एक अच्छी तरह से यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे चीज़ क्या है, प्रॉब्लम है, माने रिसोर्स का प्रॉब्लम, ड्रॉबैक प्रॉब्लम ही होता है। अब हम जानते हैं कि इसके लिए क्या स्टेप उठाया गया।
तो ये सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 2022 में ये 1 नंबर में आया था केस स्टडी में, वहाँ पे दिया हुआ था, केस स्टडी में आया था और 1 नंबर का क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप जानिएगा तब। एनटीपीसी आप पढ़िएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एनटीपीसी, तो एनटीपीसी का ही आया था केस स्टडी बोर्ड एग्ज़ाम में और उसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसीलिए हर चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विथ द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन ये होता है कि डेवलपमेंट तो आप करिए और विदाउट द डैमेजिंग ऑफ इन्वायरमेंट, कहता है इन्वायरमेंट के बिना डैमेज किए हुए आप कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में भी डेवलपमेंट करिए और अपने नीड को एक अच्छे तरह से करिए और फ्यूचर जनरेशन को बचा के लिए आप रखिए। किसी भी चीज़ को आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखिए, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा तो इस स्टेटमेंट को आप रट सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधा सीधा आप बोर्ड एग्जाम में चिपका के आ सकते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, कहता है जो डेवलपमेंट होता है ये इन्वायरमेंट के विदाउट डैमेज होना चाहिए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज, ऐसा नहीं कि हम प्रेजेंट को कंप्रोमाइज करके फ्यूचर जनरेशन को लिए रख सकते हैं, ऐसा नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप वाटर को, मतलब जो पानी है आप इसे नहीं पीजिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं, इसको आप वेस्ट नहीं करिए, आप इसका यूज करिए लेकिन आप इसका वेस्ट नहीं करिए। इसी प्रकार हर चीज़ को उसके फ्यूचर जनरेशन के लिए, जैसे कोल ही, तो ये सब चीज़ को बचा के रखिएगा तो आपका जो आने वाला पीढ़ी है इसके ये सारे चीज़ों को देख सकते हैं। इस प्रकार ना आप खर्च करें उसे कि ये एक क्या बन जाएगा, क्राइसिस बन जाए। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के बारे में जानते हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 जून 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा स्टेट के लीडर वो मीट किए थे। किस लिए, तो वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और ये दुनिया का मतलब अर्थ समिट सबसे फर्स्ट था। द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, कहता ग्लोबल लेवल पर जितने भी प्रॉब्लम हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक या सोसाइटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ग्लोबल लेवल पे, ये कोई कंट्री या कोई लोकल लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे, माने पूरा इंटरनेशनल लेवल पे। वहाँ पे द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, और जितने भी जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि जो रिसोर्स का प्रॉब्लम है, जो पर्सन कैसे कर रहा है, इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ कर रहे हैं रिसोर्स का, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है मेरा इन्वायरमेंट पे, तो इससे हो रहा है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है, ग्लोबल वार्मिंग बन रहा, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा। तो ये सब से मुक्ति पाने के लिए ये जो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, यही बातचीत रखने के लिए हुआ था। द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड biological diversity. The Rio Convention addressed the global forest principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. और 21 सेंचुरी तक ये आते आते यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा 21 है, इसमें ये इनको अचीव करना था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब UNCED का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और एजेंडा 20 पर एक स्पेशल सवाल बनता है, तो हम इसको एक स्पेशल तरह से पढ़ते हैं क्योंकि मेरा जो मार्क्स है वो कन्फर्म हो जाए।
तो एजेंडा 21 इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर। यहाँ पे वर्ल्ड लीडर का साइन हुआ 1992 में। UNCD माने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो। और ये कहाँ पे हुआ? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका जो एम था, जैसे कोई भी संस्थान है तो उसका कोई एम होता है, तो ये किस लिए बनाया गया कि हमको ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुधारना है। इट द एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रा इट ऑन लोकल एजेंडा 21। और यहाँ पे सबसे खास बात ये था कि ये नहीं कि वहाँ पे सारे लोगों का, जैसे वहाँ पे ग्लोबल लेवल पे मीटिंग हुआ, तो ग्लोबल लेवल पे मीटिंग हुआ और 100 से ज़्यादा हेड के कंट्री का लीडर वहाँ पे थे। तो ये नहीं बोला गया कि आप जाइए और अपने देश में क्या करिए कि जो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए तो उनको आप वहाँ पे जाकर लागू करिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया कि जो डिजीज है, जो यहाँ पे डिजीज और पॉवर्टी, जो निर्धनता और डिजीज हो रहे हैं, इनको कैसे कम किया जाए। इसको जैसे ही कम हो जाएगा तो अपना जो इन्वायरमेंट है वो एक अच्छी गति ले लेगा और वो डेवलपमेंट की ओर खुद बढ़ने लगेगा। इसलिए, और इससे ये नहीं कि हर कंट्री अपने से नहीं, कंट्री ये कहे कि जिनको लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि कोई भी होता सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट, फिर पंचायत होता है। तो ये सब में कि अपने वो खुद एजेंडा बनाए, ये नहीं कि वो एजेंडा बना के देंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रॉब्लम है। इसीलिए हर क्षेत्र में अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उनको लिए अलग सावधान भी करना पड़ेगा आपको। तो इसी प्रकार की इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि लोकल लेवल पे ड्रा करेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है और उसको सुलझाएंगे। तो यही एजेंडा 21 आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। यहाँ पे रियो डी जेनेरियो है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। यहाँ पे ये ग्लोब है, ग्लोब पे आपको बताया जा रहा है, ग्लोब है ये ग्लोब। आप इसे तो बहुत अच्छी तरह से आज ज्योग्राफी में, आप जब ज्योग्राफी पढ़े तो आप इंडिया का मैप लेके ज़रूर बैठे। इससे आपको ये होगा कि किसी भी राज्य, जैसे हम सॉइल के भी बारे में पढ़ेंगे तो ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, तो ये सारे चीज़ों को आपको स्टेट जब ध्यान रहेगा तो और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सिटी है रियो डी जेनेरियो। अब रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग होता है क्या। तो आप समझिए रिसोर्स प्लानिंग ने, सबसे पहले आप समझिए कि प्लानिंग किया क्यों जाता है, प्लानिंग से फ़ायदा क्या है, प्लानिंग करने से क्या होता है, ये सारे चीज़ों। तो अभी हम रिसोर्स के छोड़ते हैं और प्लानिंग पे ध्यान देते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम का टाइम जब आता है तो आप एग्ज़ाम का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो उसको आप प्लानिंग करते हैं कि जैसे कि एग्ज़ाम में अभी 10 दिन बचा हुआ, तो 10 दिन में हमको किस प्रकार से सारे सब्जेक्ट को हैंडल करना है कि हम एक अच्छे मार्क्स को क्या करें, स्कोर कर पाएँ, अच्छा मार्क्स ले पाएँ परीक्षा में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे तो पूरा इंडिया में रिसोर्स है और सारे जगह पे ये तो नहीं है। आप समझ सकते क्लास में, तो क्लास में मानिए आपकी 40 स्टूडेंट है, क्लास में मानिए आप 40 स्टूडेंट हैं, क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो ये नहीं कि सारे तो सेम है। सेम कहने का मतलब सारे को जो माइंड है और सारे को जो पढ़ने का तरीका है अलग अलग है। तो सारे को जब पढ़ने का तरीका अलग है तो उनका प्लानिंग भी अलग अलग तरीका से होगा कि नहीं, तो होगा। तो आप यही बात को समझना यहाँ भी कि रिसोर्स जो इंडिया में रिसोर्स है, लेकिन हर जगह एक ही रिसोर्स नहीं है और किसी भी जगह नहीं है। कुछ क्लास के लड़के ये भी होते हैं कि वो बहुत कम पढ़ते हैं और कुछ ये होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और कोई एक सब्जेक्ट में नहीं तेज़ होते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट में ठीक होते हैं। तो उसी प्रकार है कि रिसोर्स प्लानिंग है। वहाँ पे हम एग्ज़ाम का प्लानिंग कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज, लेकिन यहाँ पे हम रिसोर्स का प्लानिंग करेंगे कि हमको रिसोर्स को किस प्रकार से यूज किया जाए।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं पहले कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, क्योंकि यहाँ पे इतने स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं। तो सारे का जो यहाँ से कपड़ा से खाने से लेके कपड़ा तक सारे चीज़ों का अलग है। एजुकेशन का भी सेक्टर अलग है कि हर जगह कैसा हर लैंग्वेज में पढ़ाया जाता। तो आप ये नहीं है कि किसी भी जाके सेटल हो जाएंगे तो आप वहाँ, उसी प्रकार है कि रिसोर्स प्लानिंग को अब हम समझते हैं। कहता प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। कहता है प्लानिंग इसलिए किया जाता है कि रिसोर्स जो है मेरे पास उसको हम एक अच्छी तरह से यूज कर पाएँ, एक अच्छी स्ट्रेटजी से उसे हम एक अच्छी तरह से यूज कर पाएँ। इट इज इम्पोर्टेंट, it has importance in a country like India which has enormous diversity in availability of resource। और इंडिया में इसलिए भी ज़रूरी है, इंडिया में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग का, क्योंकि यहाँ पर इनॉर्मस डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। इसलिए एबिलिटी ऑफ जो रिसोर्स है मेरे पास वो हर रीजन में अलग अलग है। देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स बट आर डिफिक्ट इन सम रिसोर्स। कहा वही बात हमने पहले भी बताया कि जो हर रीजन है वो किसी चीज़ में कहता जो उनके पास कुछ रिसोर्स हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, और कुछ जो स्टेट है उनके पास डिफिक्ट सम ऑफ रिसोर्स है, मतलब बहुत कम रिसोर्स है। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसाइडर सेल्फ सफिशेंट इन टर्म ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्स। और ऐसा बहुत सारे कम रीजन हैं जहाँ पे वो सेल्फ सफिशेंट हैं अपने एबिलिटी ऑफ रिसोर्स को, माने उनके पास जो रिसोर्स होना चाहिए एक, तो उनके पास रिसोर्स है लेकिन वो बहुत कम कंट्री के पास है। जो सेल्फ सफिशेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आप समझिए कि परीक्षा में जो पढ़ के नहीं जाएंगे, वो स्टडी करके नहीं जाएंगे, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे कि नहीं। और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं क्लास में ही जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब वो सेल्फ सफिशेंट होते हैं कि हम इतना तो स्टडी करके जा रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा तो हम लिख लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी आप समझने की कोशिश करिए कि जो बहुत सारे रीजन के जो बहुत सारे मानिए स्टेट हैं वो अपने पे सेल्फ सफिशेंट है कि जो मेरे पास जो रिसोर्स है उससे मेरा पूर्ति हो जाएगा। एंड देयर आर सम रीजन हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्स। और कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे बहुत ही कम क्या है रिसोर्स हैं। दिस कॉल फॉर बैलेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। और सारे को ज़रूरत है, सारे स्टेट को, ये नहीं कि बॉर्डर तो सिर्फ राजस्थान के लोगों की ज़रूरत है या आपके बिहार के लोगों का ज़रूरत है या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब या दिल्ली, ऐसा नहीं है। ये सारे चीज़ें हैं जो सारे स्टेट को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोल ही पेट्रोलियम है तो ये सारे स्टेट को मिलना ज़रूरी है। तो कोल तो हर स्टेट में नहीं होता, वो झारखंड में होता है, जहाँ बोकारो, दुर्गापुर ये सब जगह पे, तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे ये होता है। तो ये सारे स्टेट को कब मिलेगा? सारे स्टेट को जब ही मिल सकता है जब आप क्या करें, एक बैलेंस क्रिएट कर दे, माने एक बैलेंस बना दे कि यहाँ पे भी ये रिसोर्स है और यहाँ पे ये रिसोर्स नहीं जाता है तो यहाँ पे रिसोर्स भेज दिया जाएगा। जैसे कि आप समझिए कि गुजरात नहीं, राजस्थान में क्या है, विंड और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों यूज कर सकते हैं। और असम के लोग देखते उधर पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में क्या है, ज़्यादा हिली एरिया है, तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा, ब्रह्मपुत्र रिवर निकलता है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर से बहुत ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पानी का है। तो इसी प्रकार अलग अलग स्टेट में हर चीज़ का अलग अलग तरीका से, तो उसको एक अच्छे तरीके से और एक बैलेंस में यूज करने के लिए रिसोर्स को प्लानिंग किया जाता है। द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। कहता है जो भी रिसोर्स का एबिलिटी है और उनका जो डेवलपमेंट करने के लिए नेसेसरी है रीजन में, बट मेयर एबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट में हिंड्रेंस डेवलपमेंट। देयर आर मेनी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। On the contrary, there are some region which have poor resource base but they are economically developed। और एक बात ये भी है कि आप जो देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रिसोर्स उतने अच्छे नहीं हैं,
आप कुछ ऐसे कंट्री को ही देख सकते हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स दूसरे कंट्री से मंगाते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट बना को एक अच्छा अपना जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत अपने से ज़्यादा ऊपर है। उसी प्रकार जो अपना कुछ स्टेट है या कुछ अपना रीजन है वहाँ पे रिसोर्स नहीं है फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप है, और जहाँ पे रिसोर्स है किन्हीं को रिसोर्स है तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी है तो उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और यही तो किन्हीं के पास रिसोर्स नहीं है वो रिसोर्स अच्छी तरह से यूज कर पा रहे हैं, तो रिसोर्स प्लानिंग हो गया। और इसी के आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया किस प्रकार से रिसोर्स को प्लानिंग करता है और उसे यूज करता है एक अच्छे मैनर में। तो आज हमने ये जाने कि रिसोर्स का प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं, और इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो स्टेटमेंट है आप इसे बहुत अच्छे तरह से कम 2-3 बार इसे अपने आप ज़रूर पढ़ें और एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। और जब ये लेक्चर आप देखते तो एनसीईआरटी लेके ज़रूर बैठे। ये एनसीईआरटी का ही है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के 1992 के बारे में बता दिए, एजेंडा 21 के बारे में बता दिए, और यहाँ पे आपको रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बता दिया। तो आज के लिए इतना ही कहता है। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं आनंद यादव पाठशाला, या आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।